वेस्ट एशिया एक बार फिर जंग की आग में घिरता नजर आ रहा है। चंद दिनों की खामोशी के बाद अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हवाई हमलों का ऐलान कर दिया है। ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को बहुत सख्त जवाब देने की धमकी दी थी। व्हाइट हाउस का दावा है कि ये कार्रवाई वेस्ट एशिया में तैनात अमेरिकी फौज पर ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में की गई। लेकिन दूसरी जानिब ईरान भी पीछे हटने के बजाय खुलकर मैदान में नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम जजीरे और आबादान के इर्द गिर्द धमाकों की आवाजें सुनी गई, जबकि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी में 3 टैंकरों को रोक लिया है और अब इस अहम समुद्री रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है। जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। मिस्र की दमियाता बंदरगाह पर गैस प्रोसेसिंग और स्टोरेज से जुड़े 2 जहाजों में आग लगने की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रिटेन की सिक्योरिटी एजेंसी आम्ब्रे का कहना है कि यूनानी टैंकर और एक अमेरिकी फ्लोटिंग स्टोरेज वेसल को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अगर इसकी तस्दीक होती है तो ये साबित करेगा कि जंग अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है। उधर इराक में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरान हिमायती मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी फौज का कहना है कि लॉजिस्टिक और हथियारों के मराकज को निशाना बनाया गया, जबकि हशद शाबी अलायंस का दावा है कि इन हमलों में उसके कम से कम 20 अरकान हलाक हुए हैं। जिस जंग में कुछ रोज पहले बातचीत की उम्मीद दिखाई दे रही थी, अब वही जंग और ज्यादा वसी होती नजर आ रही है। हॉर्मुज की खाड़ी की नाकाबंदी, तेल के जहाजों पर खतरा, इराक में बढ़ते हमले और नए मोर्चों का खुलना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हालात किसी भी वक्त और संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले ईरान को झुका पाएंगे या फिर ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई से इस जंग का रुख बदल देगा। फिलहाल इतना तय है कि मशरिक वस्ता की इस जंग में ईरान झुकता हुआ नहीं बल्कि हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। महेश सचदेवा जी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। एक बार फिर से अब देखिए, हमले शुरू हो चुके हैं और क्या लग रहा है, जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये जो पूरा इलाका है उसे अपनी जद में ले लेगा? क्योंकि अब ये जो हमले हैं दूर दूर तक फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इराक भी इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। जी, वाकई जो रूप हाल है वो काफी परेशान कुन है और मैं इसको एक दूसरी नजर से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने नेतन्याहू से मिलने के बाद ये फैसला कर लिया है कि दोबारा से जंग बड़े लेवल पर शुरू होनी है और ईरान को सजा देनी है या तख्ता पलट करने की कोशिश करनी। ईरान इसके लिए प्रीएम्प्टिव मोड में है और जो ईरान ने पहल करके जॉर्डन पर या आज सुबह इजिप्ट में एक बंदरगाह पर मेडिटेरेनियन में हमला किया है, उसी तरह से हूती भी उसका साथ दे रहे हैं रेड सी में। वो अमेरिकी जो तैयारियां हैं हमले की, उसको डिसरप्ट करने का एक मुहिम लगती है और इससे हो सकता है कि अमेरिकी जो हमला है उसकी शक्ल हाल बदले, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अमेरिका को और ज्यादा गुस्सा आए और वो कुछ ज्यादा बड़ा ऐसा हमला कर दे। दूसरी तरफ जो जंग है, ये जो तशवीश है, ये ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है और उसमें ईरान ने जो ओमान के जो सौदा है उसको खारिज कर दिया है, जिसमें कि सारे गल्फ के ममालिक जो कि जिनके की साहिल खलीज में मिलते हैं, उन सबको मिला करके एक बोर्ड बनाने की बात थी और में जो टोल है वो नहीं लिया जाएगा, सिर्फ वॉलंटरी लेवल पर लिया जाएगा और ईरान अपनी तरफ कार्रवाई करेगा और ओमान अपने साहिल की तरफ की कार्रवाई करेगा, जो भी उसकी सॉवरेन सी लिमिट है।
लेकिन जी। ये ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान चाहता है कि वही अकेला सब कुछ करे और पूरे मेडिकल हॉर्मोन्स को कंट्रोल करे। तो ये दूसरी तरफ को और अमेरिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और इसको लेकर के भी जंग के हालात बन रहे हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल। राजन कोचर जी, एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। 2 दिन के पॉज के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमले एक बार फिर से जारी हो चुके हैं। राजन कोचर जी से फिलहाल अभी राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है। महेश सचदेवा जी, आप ही से जानना चाहूंगी, तो अब क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा शदीद तौर पर जो इंटेंसिटी होगी हमलों की, वो हमें देखने को मिलेगी? इसी बात को अगर आगे रखें तो 3 बिना पर जो मुहिम चलाई जा रही है अमेरिका की तरफ से। पहली बिना तो जंग की है, दूसरी बिना डिप्लोमेसी की है, तीसरी बिना पर इक्तिसादी जो शिकंजा कसा जा रहा है ईरान पर, उसको लेकर के है। तो ये डिप्लोमेसी की जो बिना है वो थोड़ी हल्की मालूम पड़ती है। मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कुछ खटपट हो गई है और मुनीर जो कि ट्रंप साहब के खास माने जाते थे, वो भी चुप हैं। वो भी, उन्होंने भी कोई इस बारे में पहल नहीं की है। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने भी कोई नया सर्टिफिकेट आसिम मुनीर या पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं दिया है। हालांकि वो तारीफ करते हुए हमेशा नजर आते थे, दोनों की, आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की। दूसरी तरफ से इन्होंने कतर और ओमान पर जाता एतमाद अमेरिका ने वसाइट के लिए शुरू किया है और इसको अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है। और हाल ऐसा लगता है कि इक्तिसादी जो हिसाब लगाया हुआ है, अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ है ईरान के खिलाफ, उसको और सख्त किया जाएगा और हम लोग की जो हालत है उसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। राजन कोचर जी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। राजन कोचर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि 2 दिन तक हमले नहीं किए गए और उसके बाद क्या अब और ज्यादा खतरनाक ये जंग हो सकती है? आपका क्या आकलन है इसको देखते हुए? देखिए, अगर इस जंग को एक मिलिट्री के नजरिए से देखें तो अमेरिका के पास कोई और टारगेट्स नहीं है। अगर आप इसको देखें, जहां पर भी टारगेट अमेरिका ने किया है वही टारगेट्स हैं जो पहले टारगेट्स कर रहे थे। तो वो कोई इतना, मैं अगर इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करूं कि जो अमेरिका ये जो वॉर कर रहा है ये अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा है, बिकॉज ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस टारगेट्स का, बिकॉज वही सेम टारगेट्स सेम एरियाज पे अटैक्स हो रहे हैं और जो डैमेज असेसमेंट भी अगर आप देखें तो कोई खास नहीं है। तो इसका मतलब कि वो एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग हम जिसको बोलते हैं उस तरीके की ये स्ट्राइक्स हो रही है। इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अमेरिका अपनी तरफ से ये दिखाना चाहता है कि ये जंग अभी तक जारी है और हम जो समझौते पे नहीं आए। दूसरा, एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि आप एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, आपस में बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत को कुछ पॉजिटिव नतीजा हम सोचते निकलेगा, बिकॉज फिलहाल अभी तक तो नहीं निकला है। बिकॉज जो भी एक प्रपोजल कतार और पाकिस्तान ने मिलकर जो दिया था दोनों को, वो इसको ईरान ने तो रिजेक्ट कर दिया उस प्रपोजल को। तो ईरान इस बातचीत की तरफ अभी फिलहाल बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी पड़ेगी कि बाकी गल्फ कंट्रीज भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं जो पहले इस लड़ाई में नहीं थे, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, बिकॉज अब इन एरियाज को ईरान ने पहले टारगेट नहीं किया था और अब इसको मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी ये एक एस्केलेशन का दायरा आपका बन रहे हैं। और दूसरा, इराक के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इस पीएमएफ के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई है, उसको वो भी एक्चुअली इसको सिग्निफिकेंट है, बिकॉज
इसको अमेरिका ने अनाउंस किया था 30 सितंबर को इराक से विड्रॉ करेंगे अपने 3 उनके मेजर बेसिस हैं वहां पे, जो इसको इराक में है, तो उसको वहां से विड्रॉ करेंगे। तकरीबन 4 से 5 हजार ट्रूप्स हैं वहां पे अभी भी, और वो विड्रॉ कर जाएंगे। तो इसका मतलब कि एक और फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है, और इसको इराक के जो शिया मिलिशिया हैं जो इसको वहां पे इसको टारगेट कर रहे हैं एयर बेसिस को, वो भी चाहते हैं कि 30 सितंबर से पहले इसको अमेरिकन का मैक्सिमम नुकसान कर पाए। इसलिए आप देखते हैं कि वो लोग भी अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं वहां से। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको इजराइल को एक्चुअली बोला जा रहा है कि अब जैसे कि सीरिया में इजराइल ने अपना गोलन हाइट्स की तरफ अपना 40 से 50 किलोमीटर और एरिया कैप्चर कर लिया है, अभी वो भी एक अटैक के दायरे में आएगा, बिकॉज ये जो इसको अमेरिकन फोर्सेस जब यहां से विड्रॉ करेंगी तो ये जो आपका शिया मिलिशिया है इराक में, ये एक्सपैंड करेगा उस तरफ सीरिया की तरफ। तो ये भी एक चिंता का विषय बन सकता है आने वाले वक्त में, जहां पे ईरान, बिकॉज ये जितने भी शिया मिलिशिया है दे आर बैक्ड बाय ईरान, वो एक प्रॉक्सी है ईरान के। हम हाउतीज और हजबुल्ला और हमास की बात करते हैं, ये एक चौथा ग्रुप है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले वक्त में। तो इसके ऊपर भी हमको ध्यान अपना रखना पड़ेगा। न्यूज इसको इराक से क्या न्यूज आ रही है और किस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं वहां पे, और फाइनली ये इसको सीरिया की तरफ पड़े तो इसको वहां पर भी इजराइल के ऊपर टारगेट किया जाएगा। तो एक और चिंता का विषय ये बन रहा है। और अभी नेतन्याहू की जो विजिट है वो इसको 90 मिनट की सही, बट उसमें 3-4 मेजर मसले सॉर्ट आउट हुए हैं। पहले तो जो भी इजराइल और यूएस के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इस लड़ाई के बारे में, और जो वाइस प्रेसिडेंट वांस ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, तो एक तो उसका डैमेज कंट्रोल, दूसरा इसको लेबनान की लड़ाई, हम इसको इजराइल उसको रोकने वाला नहीं, उसको आगे अपना एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है, और उसको अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। देखिए आज जो हम इसको सुन रहे हैं कि पेट्रियट मिसाइल्स भी अमेरिका के पास 1000 से कम रह गई हैं। अब इसको अमेरिका ने एक लॉकहीड मार्टिन को $58.2 बिलियन का भी ऑर्डर दिया है 2000 मिसाइल्स के लिए। तो अब इसको अमेरिका की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, बिकॉज उनके पास भी जो जजीरा है इसको मिसाइल्स का, और ये सारी जो मिसाइल्स है गल्फ में डिप्लॉयड है, बिकॉज अगर आपने एयर डिफेंस अपने बेसिस का करना है तो आपको ये मिसाइल्स की जरूरत है। ऊपर से यूक्रेन मांग रहा है, वहां पे जेलेंस्की भी पहुंच गया अमेरिका के, इसको मुझे भी पेट्रोल दो, तो अमेरिका कहां से देगा ये सब कुछ। तो ये भी आपको एक लॉजिस्टिक स्टेमिना की जब हम बात करते हैं लड़ाई के लिए, सोचना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका को भी इससे खासा नुकसान हो सकता है अगर इसी तरीके से ये जंग और ज्यादा खतरनाक होती रही आने वाले दिनों में। तो महेश सचदेवा जी, लेकिन जो मुलाकात हुई है नेतन्याहू की ट्रंप से, क्या वो एक बड़ी बात है जिस वजह से अब ये जो हालात बिगड़ते हुए दोबारा से दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, ये 8वीं दोनों के बीच में मुलाकात है ट्रंप 2.0 के दौरान, और इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा अमेरिका की तरफ से नहीं गया है, और लेकिन इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि नेतन्याहू की और ट्रंप के साथ बड़ी ही अच्छी मीटिंग हुई है और प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, और इसमें दोनों तरफ की राय एक सी थी वगैरह वगैरह। ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए, उस तरह की बातें की गई, और ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। ये भी नहीं कहा गया कि लेबनान में कुछ किया जाएगा इसके दौरान दोनों के बीच में, या सीरिया से फौजें हटाई जाएंगी। ये सब लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोनों ही बंदे अपने अपने इलेक्शन के प्रोसेस में मसरूफ हैं, और उनको ऐसी उम्मीदी है कि ये इलेक्शन जो दोनों मुल्कों में इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर 27 को इजराइल में, और नवंबर के पहले हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट्स में,
उनमें उनकी पार्टियों को खासा नुकसान होने की उम्मीद है। और हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो दे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। हालांकि सेनेट में ऐसा बताया जाता है कि 50-50 का आंकड़ा चलता रहेगा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बराबर हो जाएंगे। ऐसी हालत में ट्रंप साहब के ऊपर बंदिश लग सकती है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस शुरू किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर नेतन्याहू का लिकुड कोएलिशन फिर से पावर में नहीं आता है तो उनके ऊपर भी मुकदमा दायर हो सकता है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है कि 7 अक्टूबर के जो अटैक हमास ने किया था उसमें वो उनकी कमियां थी कि नहीं थी। और जंग जो जारी की गई पिछले 3 साल से तकरीबन इजराइल जंग के हालत में है, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि लेबनान में या गाजा में या ईरान में ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं जैसा कि वो करने का दावा करते थे शुरू में। तो ये सब देख करके ट्रंप साहब से ये नेतन्याहू को उम्मीद थी कि उनको वो इंडोर्स करेंगे, उनको इजराइल के लिए सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, उम्मीदवार कहेंगे। लेकिन ट्रंप साहब ने ऐसा नहीं किया। वे अभी भी नाराज हैं कि लेबनान में सीज फायर को लेकर के नेतन्याहू ने उनके ऊपर उनके हुक्म की नाअदली की थी। तो ये सब देखते हुए अभी ऐसा नहीं लगता कि दोनों के बीच में एक तरह से फिर से जो पैचअप हो गया है, ऐसा महसूस नहीं होता है। इसका फायदा ईरान को होगा और आगे चल के देखना होगा कि अमेरिका क्या करता है। जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका फिर से एक शॉर्ट ब्रिस्क वॉर करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद शायद वो जीत का ऐलान कर दे और वहां से निकल जाए। बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो अमेरिका को भी खासा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। राजन कोशर जी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि काफी दिक्कतें अमेरिका के सामने भी हैं और मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में क्यों ये ट्रंप चाह रहे हैं कि ये जो जंग है ये और एस्केलेट करे, जबकि ये उनके लिए भी काफी नुकसानदेह साबित हो रही है और आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, जो मैं बातचीत होती है मेरी अमेरिकन से और प्रोग्राम्स में भी, वो एक चीज साफ बताते हैं कि इस लड़ाई का इतना ज्यादा इम्पैक्ट मिड टर्म पे नहीं पड़ने वाला है। और इसीलिए मैं ये देख रहा हूं कि ट्रंप ने अभी तक इस लड़ाई को रोका नहीं। और इतना अगर इम्पैक्ट अगर इसका मिड टर्म पे अगर पड़ना होता तो ट्रंप इस लड़ाई को कब तक रोक चुका होता। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देगा इस लड़ाई को। देखिए, आपके अमेरिकन इसको ईरान से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। और अगर आप एक एवरेज अमेरिकन से भी पूछे तो ईरान को वो एक रोग स्टेट समझते हैं। वो नहीं समझते कि वो कभी भी इसको अमेरिका का दोस्त हो सकता है, बल्कि वो इसको काफी ओपिनियन तो आपकी ये भी है कि जो बाकी प्रेसिडेंट से नहीं किया वो ट्रंप ने किया। बिकॉज अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का तो इसको ईरान के अगेंस्ट वो हमेशा रहे सिंस 1979। तो वो कभी भी एक आपका अमेरिकन सेंटिमेंट ईरान के लिए कभी नहीं है। और दूसरा, जब ट्रंप ये कोशिश करना चाहता है इसको एग्जिट करने से पहले, दैट ही लीव्स ऑन अ हाई नोट, उसको जो इस जंग को एक ऐसे टर्न पे, एक ऐसे लेवल पे खत्म करना है कि इसको जहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग दे सके अपने लोगों को कि हमने इनको अच्छी तरीके से इनका इसको नुकसान किया है। और और बार बार आप जानते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स ट्रंप देता है दैट उसको स्टोन एज तक ले गया है। तो वो इस तरीके का एक मैसेजिंग अपना देना इसको चाह रहा है। बहुत अहम इसको यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात है उसको मैं इसको लाना चाहता हूं। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्चुअली ट्रंप के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन चुका है। ये इससे अमेरिका को ज्यादा कोई तक ग्रेट एडवांटेज नहीं है, बिकॉज अमेरिका कोई उसकी इकोनॉमी अफेक्ट नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम एक मॉरल हाई ग्राउंड है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी एक नॉर्मलसी में नहीं ला पाए, जो लड़ाई से पहले एक इंटरनेशनल वाटर था
और लड़ाई के बाद अभी वो ईरानियन वाटर बन चुका है। तो ये चीज ट्रंप को एक्चुअली खाई जा रही है, और इसीलिए वो बीच बीच में वो एक छुतरी सी छोड़ देते हैं, पिकैक्स माउंटेन के बारे में बात करते हैं कि उसके नीचे आपका यूरेनियम है और हम अटैक करेंगे वगैरह, ऐसे कुछ इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है मुझे। और जो अमेरिका इसको एक हद तक एस्केलेट करेगा, उससे ज्यादा वो एस्केलेट करने की क्षमता नहीं रखता है। उसको और भी अभी इसको यूक्रेन के साथ भी उसने एक वायदा अपना किया है कि उसको भी वो अपना इसको इंटरसेप्टर देगा, और इसका प्लांट यूक्रेन में एक्चुअली बन रहा है पैट्रियट्स का, और जो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी है यूक्रेन को दी जा रही है, एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो उसको वहां पे रशिया को भी एक चैलेंज नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक मॉरल हाई ग्राउंड में छोड़ेगा इसको ईरान को, बिकॉज इसको मुझे नहीं लगता और 1 महीने तक ये लड़ाई आपकी सस्टेन हो पाएगी। और ये और दैट इज द रीजन। बिल्कुल, देखिए बार बार हम देख रहे हैं कि लड़ाई कुछ दिन रुकती है, फिर शुरू हो जाती है, और आखिर कहां जाकर पूरी तरीके से ये खत्म होगी, ये बहुत अहम है समझना आने वाले दिनों में। और कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस पर भी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।